होते वक्त डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी कि ये मैंने इस देश का संविधान बहुत अच्छा बनाया हूं, लेकिन यदि संविधान को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो ये संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। मेरे सम्मानित साथियों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान को बहुत अच्छा बनाया, लेकिन देखने को क्या मिला? इस देश के हुकूमत करने वाले लोगों ने इस भारत देश के संविधान को ईमानदारी और निष्ठा से लागू नहीं किया। इस नाते आज बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत पड़ी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने उस संविधान में 3 बातों के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा था। नंबर 1 की जितने लोग उस कमेटी में थे उसमें से, अरे भाई क्या कर रहे हो मेरे भाई? अरे मंच पे कुछ चुपचाप हो जाओ। यार बड़ा डिस्टर्ब हो नरेंद्र भाई, आप भी हट जाओ यार, पीछे को बैठ जाओ। 3 बातों के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। नंबर 1 चीज, इस देश में महिलाओं को चाहे जिस जाति समाज की रही हो, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। इसके लिए जब संविधान कमेटी बन रही थी तो अकेले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संघर्ष करके महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका देने का काम किया था। दूसरी चीज, इस देश में जो वोट का अधिकार आपको मिला है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब चाहते थे कि इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का वोट का अधिकार मिले, लेकिन कुछ लोग जो कमेटी में थे वो चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार न दिया जाए। लेकिन हमने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि यदि ये देश आजाद हो गया है, इस देश में रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, राजा वोट से पैदा होगा, तो सबको वोट की कीमत बराबर की होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। नंबर 3 पर आ जाइए। नंबर 3, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब इस देश में आरक्षण की व्यवस्था देना चाहते थे। आरक्षण की व्यवस्था किसको देना चाहते थे? इस देश में, मेरे सम्मानित साथियों, जरा गौर करिएगा, इस देश में दोहरी गुलामी थी। एक तो अंग्रेजों की गुलामी थी और दूसरी इस देश में रहने वाले बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी थी। राजे रजवाड़ों की गुलामी करना कौन था? जो लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, यानी जो हर तरह से पिछड़े हुए लोग थे, वही राजे रजवाड़ों की गुलामी के लिए आमंत्रित किए जाते थे। उनको, मेरे साथियों, भले ही अपने खेतों में, अपने घरों में काम करते हो, लेकिन अगर राजे रजवाड़ों का संदेश आ जाता था तो अपने खेत में काम करना छोड़कर वहां उनको जाना पड़ता था। ये दोहरी गुलामी थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि इस देश में, इस देश अंग्रेजों से तो आजाद हो जाएगा, लेकिन इस देश के राजे रजवाड़ों से आजादी के लिए इनको आरक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के सिफारिश से इस देश में जब साइमन कमीशन आया तो उस साइमन कमीशन कमेटी को, इस देश के जिन लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, ऐसे लोग साइमन कमीशन को नारा लगाते थे कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने अथक प्रयास करके, मेहनत करके उस साइमन कमेटी को इस भारत देश में मंगाने का काम किया और दिन भर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब साइमन कमेटी के साथ सर्वे कराते थे और रात में पिछड़ों के बीच में जा करके ये बताने का काम करते थे कि कल आपके गांव में साइमन कमेटी के लोग आएंगे, आप भी सही बात को नोट करा देना कि मैं भी पिछड़ा हूँ, मैं भी शिक्षित नहीं हूँ,
मैं भी सामाजिक रूप से पिछड़ा हूँ। अगर आप लोग सही चीज नोट करा दोगे, साइमन कमीशन के लोग अगर सूची बनाएंगे तो जो लोग उस सूची में दर्ज हो जाएंगे, समतल एरिया के लोग अनुसूचित जाति में, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अनुसूचित जनजाति में, यानी एससी और एसटी में सूची में दर्ज हो जाएंगे और उन्हीं लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। हे मेरे सम्मानित साथियों, जब रातों में बाबा साहब लौट कर आते थे तो जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे वो भी गांव में पहुंच जाते थे और कहते थे कि क्या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब आपके गांव में आए थे? तो लोग बताते थे कि हाँ आए थे। पूछते थे क्या कह करके गए हैं? तो जब लोग बताते थे कि बाबा साहब कह करके गए हैं कि उस कमेटी को अपनी सही स्थिति नोट करा देना, तो तुरंत जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे वो लोग कहते थे कि अगर आप सूची में नाम दर्ज करा दोगे तो आपको अछूत हो जाओगे, शूद्र हो जाओगे, एससी समाज में हो जाओगे। ये मेरे सम्मानित साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना वो लोग उस सूची में नाम दर्ज हो गया, वो क्या हो गए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। जिन्होंने बाबा साहब की बात को नहीं माना वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। वही आज है कौन? बघेल, पाल, धनगर और आपके होटकर, आपके कश्यप, आपके प्रजापति, आपके कुम्हार, आपके विद, आपके मल्लाह, आपके जाट, आपके गुजर, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो उस वक्त बाबा साहब की बात को नहीं माने, अपने दुश्मनों की बात को माने। लेकिन सम्मानित साथियों, धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने देखा कि आज ये पिछड़ा समाज मेरी बात को नहीं मान रहा है, लेकिन को फिर से अगर इतनी एक कमेटी बना करके सर्वे हो जाएगा तो फिर से इनको आरक्षण मिल जाएगा। उसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 340 के तहत संविधान में एक व्यवस्था दिया। अरे पिछड़े समाज के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार 1952 में वोट पड़ा है और 1952 में जब फिर से हुकूमतें शुरू हुई तो फिर से पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए एक काका कालेलकर आयोग की कमेटी 1952 में बनी है और जिसकी रिपोर्ट 55 में आ गई। लेकिन मेरे साथियों, इसके बाद भी संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी और आपकी रिपोर्ट आ जाने के बाद भी आपको आरक्षण नहीं दिया गया। एक बार 77 में कभी जुबान से ये बात सामने आई कि पिछड़ों का जो काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर आरक्षण दे देना चाहिए। ये मेरे सम्मानित साथियों, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई है, इस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों को, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ये मेरे सम्मानित साथियों, फिर से दूसरी मंडल कमीशन की आयोग बना। मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी आपकी 78 में आ गई और 78 में आने के बाद भी फिर भी आपका आरक्षण लागू नहीं हुआ। ये मेरे सम्मानित साथियों, आपका पिछड़ों का, बैकवर्डों का आरक्षण कब लागू हुआ? 90 में कैसे लागू हुआ जरा इसका जानते हैं। 1989 में पहली बार बिजनौर से माननीय बहन कुमारी मायावती जी सांसद जीत करके जाती हैं, रामकृष्ण यादव जी आजमगढ़ से सांसद जीत करके जाते हैं और हरभजन सिंह लाखा जी पंजाब से जब 3 सांसद जीत करके जाते हैं, उस वक्त मानव कांसी राम साहब मान्या बहन जी से कहते हैं कि अब पार्लियामेंट तब तक नहीं चलेगा जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हो जाएगा। और मानव कांसी राम साहब वोट क्लब बोर्ड पर रैली शुरू किए और ये बहुजन समाज के लोग हर जनपद में, हर जिले में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किए। और साथियों, उसी वक्त बनारस के एक जनपद गाजीपुर में 5 शेड्यूल कास्ट के समाज के लोगों को दिन दहाड़े गोलियों से मार इसलिए भूल दिया गया, पिछड़े समाज के आरक्षण की वो लड़ाई लड़ रहे थे मेरे सम्मानित साथियों। और जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो पूरे बहुजन समाज के लोग मानव कांसी राम साहब मान्य बहन जी यही नारा लगा रहे थे, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मंडल कमीशन लागू
करो वरना कुर्सी खाली करो के नारे लग रहे थे। उधर साथियों इस देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे, इस देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे और प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल चौटाला जी थे। चौधरी देवीलाल चौटाला जी ने कहा माननीय कांशीराम साहब आप तो पिछड़े समाज में जन्म लिए हो, इसके बाद आप तो शिरोकार समाज में जन्म लिए हो, इसके बाद भी पिछड़ों की लड़ाई के लिए आरक्षण दिलाने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो। तो माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा, आप भी पिछड़े समाज में जन्म लिए हो, आपको पिछड़ों के साथ खड़ा होना चाहिए, आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए संघर्ष करना चाहिए। तब चौधरी देवीलाल चौटाला जी की और माननीय कांशीराम साहब की बात होती है और दिल्ली के करीब में पानीपत पड़ता है, जहां पर माननीय कांशीराम साहब और चौधरी देवीलाल चौटाला जी की मुलाकात होती है और माननीय कांशीराम साहब चौधरी देवीलाल चौटाला जी से जब अपनी बात को रखते हैं तो वो कहते हैं कि राजा वीपी सिंह हमको कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी से ना हटा दें, इसलिए मुझे इसमें मत शामिल करो। तब माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि अगर आप पिछड़े समाज के होते हुए भी मेरे साथ नहीं शामिल होते हो वैसे भी आप इस कुर्सी से हट जाओगे, लेकिन आप अगर पिछड़ों के आरक्षण के लिए मेरे साथ शामिल हो जाते हो तो ये पिछड़ा समाज, ये मुस्लिम समाज, ये शिरोकार समाज और हर समाज के न्याय पसंद लोग ये गिरनाम को बहुत आगे पहुंचाने का काम कर सकते हैं। उसी वक्त माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि ताऊ ताऊ अगर तू तौलेगा लाल किला से बोलेगा। तौलेगा का मतलब कि माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि ताऊ देवीलाल चौटाला जी मेरी बातों पर विचार करोगे, मेरी बातों पर मंथन करोगे तो आप लाल किला से बोलने का काम करोगे। तब जब वीपी सिंह जी को ये पता लगा कि माननीय कांशीराम साहब चौधरी देवीलाल चौटाला जी इकट्ठा हो गए हैं, मिल गए हैं, और चौधरी देवीलाल चौटाला जी ने कहा मैं जा रहा हूं दिल्ली, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इस वक्त जब वीपी सिंह जी को ये पता लगा तो आरक्षण लागू कराने की बात उन्होंने अपने मन में सोचना शुरू किया। उसी वक्त आपको बता दूं कि उस वक्त वीपी सिंह सरकार को समर्थन भारतीय जनता पार्टी का भी मौजूद था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम वीपी सिंह जी आपसे समर्थन वापस ले लूंगा अगर आप माननीय कांशीराम सम्मान्य बहन जी के जवाब में अगर मंडल कमीशन लागू करोगे तो। कौन कहा? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको पिछड़े समाज के लोग अपनी आका मानते हैं, अपनी पार्टी मानने का काम किए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपका मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू ना हो, आपको आरक्षण ना मिले, इसके लिए वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस देने का काम किया था। मेरे साथियों, तब उस वक्त माननीय कांशीराम साहब से चौधरी में माननीय वीपी सिंह जी ने जब बात किया कि हमसे भाजपा के लोग तो समर्थन वापस ले रहे हैं, आप मेरे को समर्थन दे दो ताकि मेरी सरकार बच जाए, तो वीपी सिंह से माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि समर्थन तो दे देंगे लेकिन शर्त आपकी नहीं, शर्त मेरी होगी। जब पूछा गया आपकी शर्त क्या है तो माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया आज 90 चल रहा है, आज तक ऐसे महापुरुष को भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली है, उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए और नंबर 2 पे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाए। 1952 में पहली बार वोट पड़ा और 55 में आपकी रिपोर्ट आ गई थी। मेरे साथियों, 55 से 90 तक कितने साल बीते? लगभग 35 साल। ये मेरे ओबीसी समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, जरा इस पर मनन करिए, सोचिए और विचार करिए कि इस देश की आजादी के बाद, संविधान में व्यवस्था होने के बाद और मंडल कमीशन काका कालेकर की आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी 35 सालों तक आपको आरक्षण नहीं दिया गया। धन्य बहुजन समाज पार्टी, धन्य माननीय कांशीराम साहब, धन्य बहन जी कि जिन्होंने आपको बड़ा संघर्ष करके जब उन्होंने कहा माननीय साहब ने कि आपको मंडल कमीशन लागू करना है और तीसरी शर्त क्या थी कि मंडल कमीशन ना लागू हो, आडवाणी जी एक रथ यात्रा लेकर
करके निकल पड़े थे। इस देश में उन्माद फैलाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने कहा इस देश में भाईचारा पैदा होना चाहिए, उन्माद नहीं फैलना चाहिए, इस रथ यात्रा को रोका जाए। उस वक्त जनता दल की सरकार लालू यादव की थी बिहार में, जनता दल की सरकार में प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह जी ने लालू यादव को कह करके बिहार में अडवाणी की रथ यात्रा को रोकने का काम अगर किया गया, मान्य बहन जी बहुजन समाज पार्टी की देन थी। मंडल कमीशन अगर आपका लागू हुआ तो बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब मान्य बहन जी की देन थी, और अगर भारत के उद्धारवादी बाबा साहब को मिला, ये माननीय कांशीराम साहब मान्य बहन जी का संघर्ष था। ये मेरे सम्मानित साथियों, आपको आरक्षण कैसे मिला, इस बात को हमने आपको बताने की कोशिश की कि इतने सालों बाद आपको आरक्षण कैसे मिला। 35 साल बाद, वो भी आधा अधूरा मिला। आधा अधूरा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बैक बोर्डो का आरक्षण ग्राम सभा में प्रधानी का है, मेंबरी का है, जिला पंचायत का बीडीसी का प्रमुख का अध्यक्षी का है, नगर पालिका महापालिका नगर पंचायत वार्ड सभासद पार्षद का है, लेकिन इसको भी खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसका भी षड्यंत्र चल रहा है, और विधानसभा लोकसभा में वो आपका आरक्षण अभी तक नहीं है। एक पिछड़े समाज के लोगों क्यों नहीं है, क्योंकि आपने उस वक्त जब फार्मर कमीशन आया तो आप लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना। जब मंडल कमीशन के लिए मानव साहब मान्य बहन जी और बहुजन समाज के लोग थे, उस वक्त भी पिछड़े समाज के लोग पूरी तरह से इस आंदोलन में नहीं खड़े हुए, इसलिए आपका आधा अधूरा हुआ। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, जो भी लागू हुआ वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। अब आ जाइए उनके आधार पर। मैंने आरक्षण की व्याख्या आपसे किया, और इसको आपको समझना चाहिए कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी होती तो आज भी आपको आरक्षण नहीं मिला। अब वोट के आधार पर आ जाइए। ये सम्मानित साथियों, वोट का अधिकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब सब जाति समाज के लोगों को देकर के दुनिया से चले गए, लेकिन वोट का उपयोग पिछड़े समाज के लोग करते तो थे, अधिकार तो था, लेकिन उनको वोट लेने का अधिकार नहीं था। 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ है, और बीएसपी का गठन कब हुआ? 1984 में। 1984 तक, 1952 से 84 तक कितने वर्ष बीत गए, जरा जोड़िए, लगभग 32 साल। पिछड़े समाज के लोग जरा इसमें विचार करिए, ये भाषण में नहीं कर रहा हूं, जो आपके साथ धोखा हुआ है, षड्यंत्र हुआ है, मैं उसको आपको बता रहा हूं। 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ, और 84 में बीएसपी बनी। 52 से लेकर के 84 तक 32 साल बीत गया। 32 सालों तक 52% बैकवर्ड के लोगों की मालूम है, मात्र 1.5 से 2% राजनीतिक भागीदारी होती थी, मात्र 1.5 से 2%। लेकिन धन्य बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब मान्य बहन जी, जब बहुजन समाज पार्टी 84 में बनी तो दर्जनों टिकट बघेल, पाल, धनगर को, दर्जनों टिकट कश्यप को, निषाद को, बिंद को, मल्लार को, कश्यप को, मौर्य को, यही मेरे सम्मानित साथियों, प्रजापति को, विश्वकर्मा को, लोहार को, नायक को, मौर्य को, साग को, सैनिक को, यादव को, प्रेमी को, सब समाज को और मुस्लिम समाज के लोगों को भी बड़ी संख्या में टिकट देने का काम किया जाएगा। ये मेरे सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने कहा, और बहुजन समाज पार्टी इसीलिए बनाने पड़ी कि आरक्षण की व्यवस्था भी बाबा साहब दे करके गए हैं, वोट का अधिकार भी दे करके गए हैं, लेकिन इस देश की हुकूमत करने वाले लोग उसका लाभ बराबर का नहीं ले रहे हैं। आरक्षण आपको कैसे दिलाए, हमने दिलाया, और वोट का अधिकार कैसे शुरू हुआ। इन्हीं 32 सालों तक आप खाली वोट देना जानते थे, वोट लेना नहीं जानते थे। धन्य बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब मान्य बहन जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना करके सब समाज के लोगों को दिया। ये मेरे सम्मानित साथियों, जब पहली बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं, जैसे शपथ लेती हैं बहन जी, तैसे माननीय कांशीराम साहब शपथ लेने के बाद बाहर निकलते हैं, और एक आज के चौधरी साहब थे जिनको बिना जीते मंत्री बनाया गया था, उनको माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि भाई जरा गाड़ी लाइए और मुझे एयरपोर्ट तक सीआर कर दो, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश में सरकार
सरकार बन गई है, सरकार चलाओ और मैं दूसरे प्रदेशों में चलता हूँ सरकार बनाने की तैयारी करने के लिए। उस वक्त मानवर कांसी राम साहब मेरे साथियों जब निकल करके बाहर आते हैं, आर के चौधरी साहब को कहते हैं जरा गाड़ी ला के लगाओ, मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो। तो आर के चौधरी साहब लाल बत्ती वाली गाड़ी ला करके खड़ी करते हैं। लेकिन धन्य मानवर कांसी राम साहब ने कहा आर के चौधरी जी ये लाल बत्ती आपको मिली है, मुझको नहीं मिली है, मुझे वही पुरानी कार लेके आओ इसमें लाल बत्ती ना लगी हो। तब आर के चौधरी जी पुरानी अम्बेसडर लेकर के आते हैं और उसमें जब मानवर कांसी राम साहब बैठते हैं और आर के चौधरी साहब एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं तो लखनऊ एयरपोर्ट की थोड़ी दूर पर मानवर कांसी राम आर के चौधरी साहब से कहते हैं कि जरा ये बताओ लोनिया चौहान का बेटा जो पहली बार मंत्री बना है वो आ रहा कि नहीं? कहीं साहब आ रहा है। कहीं मल्लाह बिंद का बेटा जो मंत्री बना विभूति निषाद आ रहा कि नहीं? कहीं साहब आ रहा है। उन्होंने कहा भेड़िया भेड़ चलाने वाला बघेल धनगर होकर का बेटा श्री रामपाल मंत्री बना है, आ रहा कि नहीं? कहीं साहब आ रहा है। कहीं चौरसिया का बेटा राम लखन चौरसिया कहीं आ रहा है। कहीं प्रजापति कुमार का बेटा मिट्टी का बर्तन बनाने वाला शिवकरण प्रजापति कहीं आ रहा है। मेरे साथियों मानव कांसी राम साहब गाड़ी से बाहर निकलकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तो यही सपना देखा था कि अगर लोग अधिकार सबको मिला इस देश की हुकूमत करने का मौका सबको मिल जाना चाहिए। आज पहली बार ये लग रहा है कि इस देश में जिन तमाम जातियों के लोगों को वोट देने का तो अधिकार रहा है लेकिन उनके समाज के लोगों को राजनीति करने का अधिकार नहीं था। आज मैंने ये देख करके ये सिद्ध कर दिया है कि इस देश में हुकूमत करने वाले लोग सब समाज के लोग होंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ये देने का काम किसी ने किया है बहुजन समाज पार्टी ने किया है। मेरे सम्मानित साथियों आज सभी समाज के लोगों की दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि सब समाज के लोग नीला झंडा उठा करके और हाथी निशान को देखते हुए फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। मेरे सम्मानित साथियों आपकी एकता को खंड खंड कैसे किया गया? पहले तो आपसे कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, बहुजन समाज पार्टी एक दल नहीं बन सकता। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी कभी दल नहीं बन सकता। लेकिन जब दल बन गया तो कहा गया बहुजन समाज पार्टी के कभी विधायक नहीं जीत सकते और जब विधायक बन गए तो कहा गया बहुजन समाज पार्टी की कभी सरकार नहीं बन सकती। लेकिन अगर जब सरकार भी बन गई तो क्या कहा गया कि ये हलवाहे चरवाहे समाज के लोग सरकार को चला नहीं सकते हैं। लेकिन धन्य माननीय बहन जी जब सब समाज को लेकर के सरकार चलाना शुरू किया ये देखने का मिला कि बहन जी से कितनी अच्छी सरकार इस देश में किसी ने नहीं चलाने का काम किया था। मेरे सम्मानित साथियों जब ये सरकार को बनवाए थे वो आपके हित के लिए नहीं बनवाए थे, लेकिन उनको जब ये लगा कि ये सब समाज के गरीब लोग मिल करके और माननीय बहन जी सरकार अच्छी चला रही है तो मात्र 4 महीने में ही आपकी सरकार गिरा दी जाती है, फिर बनाई जाती है, फिर 6 महीने में गिरा दी जाती है, फिर बनाई जाती है तो 16 महीने में गिरा दी जाती है। ये मेरे सम्मानित साथियों तब उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने नारा दिया। क्या नारा? यूपी की मजबूरी है माननीय बहन जी, यूपी की मजबूरी है माननीय बहन जी, जरूरी है कि जब नारे लगने लगे तो 2007 में सब समाज के लोगों ने एक निर्णय लिया। मुस्लिम और कंकड़ समाज के लोगों ने, पिछड़ा समाज के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों ने और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने कि कारण क्या है कि सरकार को बनाई जाती है और फिर सरकार को गिरा दिया जाता है। सब समाज के लोगों ने नारा दिया यूपी की मजबूरी है माननीय बहन जी, जरूरी है। तो जब 7 में पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय बहन जी की बनती है तब आप लोग क्या नारा लगाते हैं कि यूपी हुई हमारी है अब दिल्ली की। तब उनके सीने में बड़ा तगड़ा दर्द शुरू हो गया। किनके?
जो लोग इस देश की हुकूमत तो करते थे लेकिन बाबा साहब के संविधान को निष्ठा से लागू नहीं करते थे। ए मेरे साथियों, जब आपने नारा लगाया तो उनको एहसास हुआ कि बहुजन समाज के लोग जो नारा लगाते हैं उसको तो पूरा कर लेते हैं। इन लोगों ने नारा लगाया कि यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, तो यूपी में इनकी सरकार यूपी में पूर्ण बहुमत से बंद हो गया मेरे भाई। यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है तो उनको लगता है ये लोग नारा लगा रहे हैं कि यूपी हुई हमारी है, दिल्ली की बारी है, कहीं दिल्ली में इनकी सरकार ना बन जाए। तो ये मेरे साथियों, आपके बीच में कुछ झोलाधारी लोग आ गए, झोलाधारी लोग, आप लोग समझ रहे हो, और आकर के वो कहाँ पहुंचते हैं, बैकवर्ड के मोहल्लों में, राजभर के मोहल्ले में पहुंचते हैं और कहते हैं ये राजभर जी, अगर शेड्यूल कास्ट की बेटी मुख्यमंत्री हो सकती है तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते, आप भी दल बना लो। निशार कश्यप बिंदु मल्लार के मोहल्ले में पहुंचते हैं कि आप भी एक दल बना लो। कुर्मी पटेल सचार के लोगों के बीच में पहुंचते हैं कि आप भी दल बना लो। यदि मेरे कहने का मतलब साथियों, जब आप इस देश के बड़े प्रदेश में अपनी हुकूमत बना लिए और दिल्ली की बात करने लगे तो सम्मानित साथियों, आपके पिछड़ों के बीच में, शेड्यूल कास्टों के बीच में विभिन्न दल बना दिए गए और दल बनाने के बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आते हैं और क्या कहते हैं, ये राजभर जी आप अकेले एक बिरादरी से कुछ नहीं कर पाओगे। उनका गठबंधन कहाँ होता है, भाजपा में। निशार जी आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, उनका गठबंधन कहाँ होता, भाजपा में। दीदी अनुप्रिया पटेल जी आप भी पटेलों से अकेले कुछ नहीं कर पाओगी, उनका भी गठबंधन कहाँ होता, भाजपा में। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ आपके साथ मेरे साथियों। आपके बीच में जब लोगों को लगा इस देश के बड़े प्रदेश में हुकूमत बन गई है तो आपके बीच में छोटे छोटे दल बना करके आपको अलग किया गया, आपकी एकता को खंडित किया गया। ये मेरे सम्मानित साथियों, दल बना करके लोगों को अलग किया गया। इसमें हमें आपको समझदारी से काम करना चाहिए। जो आपके दर्जनों विधायक मंत्री होते थे वो आपके कम हो गए हैं। और उधर क्या हुआ, सम्मानित साथियों, की 22 के चुनाव में, तो 22 का चुनाव जीता है, इस चुनाव में हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के साथ, हमारे ओबीसी पिछड़ों समाज के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जरा इसको समझिएगा, धोखा क्या हुआ, षड्यंत्र क्या हुआ। क्योंकि इस देश में आपको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद कितने हैं, बीएसपी के सांसद कितने हैं, 10। आवाज समाजवादी के कितने हैं, 3। और उस वक्त कितने थे, 5। आप ईमानदारी से बताओ कि जब ये माइक लेकर के लोग जाते थे आपके बीच में तो क्या कहते थे, भाजपा को देना कि सपा को, भाजपा को सपा को, भाजपा को सपा को। कभी कभी कांग्रेस का भी नाम आ जाता था लेकिन बीएसपी का नाम लेना इनको पाप नहीं है। ऐसा क्यों किया गया, विपक्षियों के द्वारा और प्रचार तंत्र के द्वारा ये दिखाया गया, क्या दिखाया गया कि 10 सांसद वाली पार्टी लड़ाई में नहीं है, जमी है, और 5 सांसद वाली पार्टी लड़ाई में है। जरा समझिए मेरी बात को। वो लोग आ रहे हैं, चुपचाप खड़े हो जाएंगे बीच में, अभी खत्म हो जाएगा फिर हो जाएगा। 10 सांसद वाली पार्टी लड़ाई में नहीं है, 5 सांसद वाली पार्टी लड़ाई में है। ये बहुत बड़ा पिछड़ों और दलितों मुस्लिमों के साथ धोखा किया गया, एक षड्यंत्र किया गया। और मेरे साथियों, इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, बीजेपी की बी टीम है। और समाजवादी जो क्षेत्रीय पार्टी थी वो बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है। शेड्यूल कास्ट का, एससी और एसटी का 36% वोट है, ये लड़ाई में नहीं है और जिसका कोई बेस नहीं, 7-8। अरे भाई खड़े रहने दो भाई, खड़े रहने दो भाई। डिजिटल भाई आज के आते हैं, जो आपकी एक
6-7% देश वाली पार्टी है, उसको लड़ाई में दिखाया गया। ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। ये मेरे सम्मानित साथियों, हमें आपको किसी प्रचार तंत्र की बात को नहीं मानना चाहिए, हमें आपको किसी को गुमराह करने में नहीं आना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि साथियों, हम एक बहुत बड़ी संख्या में, एक बहुत बड़ी ताकत में हैं। और इसका दिखाने का मतलब क्या था कि अगर समाजवादी पार्टी लड़ाई में दिखाई पड़ेगी तो इस प्रदेश की सरकार से, इस देश की सरकार से नौजवान, किसान, बेरोजगार, छोटा व्यापारी, हर समाज का व्यक्ति बड़ा परेशान है। लेकिन मेरे समाज के साथियों, इसी में संत समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों को कुछ ज्यादा डरवाया गया, उनको कुछ ज्यादा डरवाया गया कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं है, समाजवादी पार्टी की है। क्यों? क्योंकि ताकि ये मुस्लिम समाज का 20% वोट जिसको लड़ाई दिखाया जाए कि समाजवादी में चला जाए, और जब समाजवादी में जाएगा तो 20% माइनॉरिटी का वोट और ज्यादा से ज्यादा 7-8% समाजवादी का वोट, तो 20-8 कितना होगा? 28, और 2-3% माहौल का आएगा तो 28, 29, 30, 31, यानी 31% होते होते समाजवादी वहीं पर रुक जाएगी और बीजेपी की पुनः सरकार बन जाएगी। लेकिन यह बहुजन समाज पार्टी को ईमानदारी से बिना किसी षड्यंत्र के अगर लड़ाई दिखा दी गई होती तो 26% SC और ST और 20% माइनॉरिटी और मुसलमान, हमारा मुस्लिम भाई और SC भाई, ST भाई कितना हो जाता? 36 और 20, 46, और 2-3% हमारे में जोड़ा 46, 47, 48, 49। और जब ये 49% मेरे भाई इकट्ठा होता तो जो बिना मांगे बीजेपी को दिया है, क्योंकि पिछड़ा समाज समझ रहा था कि अगर समाजवादी की सरकार बन गई तो पूरे पिछड़े समाज का हक अकेले एक खानदान को दे दिया जाएगा, और बीएसपी को कमजोर दिखा दिया गया, तो वो बिना मांगे अपने आप भाजपा में चला गया था। ये मेरे साथियों, अगर ये हमारे अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोग और शेड्यूल कास्ट समाज के लोग ये अगर इकट्ठा हो गए होते तो ये जो आपका पिछड़ा वर्ग था ये भी आपके साथ आता, आज जाकर के 60-70% बनते, निश्चित है भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं रहता। लेकिन मेरे साथियों, हम लोगों को किसी के प्रचार तंत्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विपक्षियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट देश एक बड़ी पार्टी है, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज अगर जुड़ जाएगा और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वह समाज के लोग भी आ जाएंगे तो इससे बड़ी पार्टी कोई नहीं हो सकती है, ना तो किसी का पेश हो सकता है। ये मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाला आपका जो नगर पंचायत, नगर पालिका, महापालिका का चुनाव है, अभी इसमें भी पिछड़ों आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संवैधानिक तरीके से अगर चढ़ सही रूप से संवैधानिक तरीके से लागू नहीं किया गया, और जब कोर्ट में लोग गए और कोर्ट का निर्णय आ गया तो भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं कि आपके लोगों की मैं कमेटी बना करके फिर से सर्वे करा करके आरक्षण देंगे। अगर आप पहले ही हमको सही रूप में आरक्षण के आधार पर दे दिए होते तो आज ये करने को आपको जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरे साथ समाज के लोगों, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े समाज के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, आज सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो आने वाला महानगर पालिका, टाउन एरिया, नगर पंचायत, नगर निगम का चुनाव होगा, इस चुनाव में दावेदारी तो सभी लोग कर सकते हो, सिंबल हाथी मिलेगा। जिस भी व्यक्ति को सिंबल मिल जाए, ये मेरे सम्मानित साथियों, सभी साथी मिल करके जो हाथी का सिंबल आएगा उसी के साथ लग करके अगर उसको बड़ी संख्या में जिता करके भेजने का आपने काम कर दिया तो ये तो करने का काम करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, हमने देखा है कि पदाधिकारी तो हमारे गिनती के लोग हैं, लेकिन जो पदाधिकारी नहीं है
बाबा साहब के मिशन को मानते हो, मानवर कांशीराम साहब के विचारों को मानते हो, बहन जी के संघर्षों में बहन जी का साथ देना चाहते हो, पदाधिकारी हो ना हो, जो आपकी नगर पालिका हो, टाउन एरिया हो, वार्ड हो, सभासद हो, नियम की सीट हो, महानगर पालिका हो, वहाँ सभी लोग लड़ करके एक बढ़िया रिजल्ट देने का काम करिए, ताकि जो लोग आपको कमजोर समझते हैं उनको भी एहसास हो जाए कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बनेगी। ये मेरे सम्मानित साथियों, जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी, तब तक बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से लागू। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।